चलिए, तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? मेटलर्जी, है ना? क्या पढ़ने वाले हैं? मेटलर्जी। जानते हैं? फैक्ट्री में कैसे बनता है? गर्म करके पिघलाते हैं, है ना? तो गर्म किसको करते हैं और क्या बनाते हैं? उसके बाद क्या बनता है? अच्छा, ठीक है। जो आपने बोला लोहा को पिघलाते हैं, वो लोहा कहाँ से आता है? हाँ। कैसे माइनिंग करके? बोलो। हाँ जी सर। माइनिंग से आयरन। ये क्या होता है? ठीक है। क्या? हाँ। ठीक है, ठीक है, चलो बैठ जाओ। देखिए, हम जो लेब में जितने भी लोहा यूज किया हमने, या जो बना रहे हो आप, मान लीजिए आप प्रोडक्शन में हो, ठीक है? तो प्रोडक्शन में आपने बोला कि सर मैं धातु को पिघलाता हूँ और पिघलाने के बाद में जिस चीज में बनाना है उस चीज के साँचे में डाल देता हूँ, है ना? तो वो बन जाती है। बट ये आया कहाँ से? ये आया कहाँ से? सर मुझे साफ्ट बनाना है। लोहा उसका भी लोहा वो भी है, ठीक है, या स्टील बोलते, बात एक ही है। मुझे घरों के मकान के लिए लोहा यूज करना है, वो भी लोहा है। साइकिल के लिए लोहा यूज करना है, वो भी लोहा है। लेकिन इन तीनों लोहे में डिफरेंस है। घरों पर जो मैं मकान बनाने के लिए लोहा उपयोग करता हूँ, वो अगर एक दिन पानी में रहा तो जंग लग जाता है। लेकिन साइकिल महीनों से पानी में पड़ी रही, जंग नहीं लगती। रेलवे ट्रैक का लोहा महीनों से बाहर पड़ा हुआ है, जंग नहीं लग रहा है। पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। तो कुछ तो अंतर होगा। ठीक है, फिर हमने देखा ये आया कहाँ से, कैसे आया, किस तरीके से आया, कहाँ से मिला। तो आज हमें यही देखना है कि जो हम लोहा उपयोग कर रहे हैं, या जो स्टील उपयोग कर रहे हैं, या जो एल्यूमिनियम ऊपर उपयोग कर रहे हैं, या कॉपर उपयोग कर रहे हैं, वो रियल में कहाँ से आया। जैसे गाड़ी चलाने के लिए आप पेट्रोल यूज करते हैं, तो बच्चा बच्चा जानता है कि पेट्रोल कहाँ से आता है। तो आप बोले सर जमीन के अंदर पर जब खुदाई करते हैं तो उस समय पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं हमको। पेट्रोलियम पदार्थ में क्या होता है? धूल, कंकड़, कीचड़, मिट्टी, पानी के साथ में पेट्रोलियम पदार्थ में केरोसिन, ग्रीसलीन, पेट्रोल, डीजल, कुछ गैसेस भी रहती हैं, सब मिक्सअप रहता है। तो यहाँ से जो उड़ने वाली गैस है वो अलग निकाल लेते हैं, पेट्रोल अलग निकाल लेते हैं, डीजल अलग निकाल लेते हैं, केरोसिन अलग निकाल लेते हैं, जो आपका गैसोलीन है वो अलग निकाल लेते हैं, डामर अलग से निकाल लेते हैं, बचा हुआ कूड़ा कचरा अलग निकाल के फेंक देते हैं। तब हमको शुद्ध रूप में पेट्रोल मिलता है, शुद्ध रूप में डीजल मिलता है, शुद्ध रूप में केरोसिन मिलता है। ठीक है? वैसे ही धातुओं में भी सेम पैटर्न होता है। ये भी हमको जमीन से ही मिलते हैं। जमीन में जब हम खुदाई करते हैं तब हमें कच्चा माल मिलेगा, जिसमें मिट्टी, कंकड़, धूल, और मान लो लोहा निकाल रहे हैं तो लोहे की खदान होगी तो उसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, अभी चर्चा करेंगे सब। तो उसी के बारे में हमें देखना है कि सर ये जो मिट्टी के अंदर लोहा, लोहे में ही आपका धूल, कंकड़, मिट्टी, पत्थर वगैरह सब मिला हुआ है, तो उससे प्योर लोहा कैसे बनाया जाता है, शुद्ध लोहा कैसे बनाया जाता है। फिर उपयोगिता के आधार पर, जैसे रेलवे ट्रैक में यूज होना है तो वो लोहा कैसे बन गया, साइकिलों में यूज हो रहा है वो लोहा कैसे बन गया, हमारे औजार बन रहे हैं वो लोहा कौन सा है, कैसे काम कर रहा है, हम जो कास्टिंग प्रोसेस के लिए साँचे में ढालने के लिए बना रहे हैं वो लोहा कौन सा है, हम भरण प्रक्रिया के लिए बनाते हैं, सिर्फ लोहा लोहे का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देते हैं, वो लोहा कौन सा है। ये सारी चीजें हमको देखना है, कौन सा सस्ता होगा, कौन सा महंगा होगा, कौन सा मजबूत होगा, कौन सा आसान होगा, कौन सा कठोर होगा, कौन सा नरम होगा। वो सारी चीजें हमें देखना है, लेकिन पहले आया कहाँ से ये तो पता चल जाए।
ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं। पहले हम पढ़ते हैं पदार्थ। क्या पढ़ते हैं? पदार्थ, सब्सटेंस। तो देखो, दुनिया में जितनी भी चीजें आपके सामने दिखती हैं वो सब क्या हैं? पदार्थ है। दुनिया में जितनी भी चीजें आपके सामने दिखती हैं वो सब क्या है? पदार्थ हैं। जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो सारी क्या है? पदार्थ है। ये भी एक पदार्थ है, बायोलॉजिकल पदार्थ है। ठीक है, आपके सामने जो दिख रहा है ये क्या है? पदार्थ है। ये पदार्थ है, ये पदार्थ है। अब ये भूल जाएंगे पदार्थ है पदार्थ करके, तो इनके कुछ नाम दे दिए कि टेबल, कुर्सी, आदमी, लोहा, कंकड़, पत्थर, ताकि हम इसको स्पेसिफाइड कर दें या सेपरेशन कर दें, पहचान लें। आपका नाम क्यों रखा गया? आप तो आदमी ही है ना। सिर्फ पहचानने के लिए मैंने बोला कि मोहन है मतलब हाँ फलाना है, सोहन है मतलब फलाना है, लेकिन दोनों तो हैं आदमी। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या करते हैं, हम पदार्थ की अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज जब बनाना चालू किया तो हमने देखा कि सर इसमें कुछ बदलाव ऐसे हुए जो निर्भर करते थे उसके आकार पर, उसकी आकृति पर, उसके आयतन पर, उसके घनत्व पर। ठीक है, मतलब आकार अलग दिख रहा था, आकृति अलग दिख रही थी, आयतन अलग दिख रहा था। ठीक है, तो इसके आधार पर हमने एक अलग चीज देखा। तो जहां पर आकार, आकृति, आयतन, बल, इनकी चर्चा होती हो, फिर से बोल रहा हूं, जहां आकार, आयतन, आकृति, बल, इनकी चर्चा होती होगी, शेप साइज बदल रहा होगा, इनकी चर्चाएं होती हैं, तो वो हमेशा भौतिकी में चला जाएगा। उसको हम एक कैटेगरी बना देंगे और हम बोलेंगे भौतिकी है, वो फिजिकल है। क्या है? फिजिकल है। ठीक है, तो फिजिकल में हम किसकी चर्चा करते हैं कि भैया बल लगाने से उसका आकार बदला, नहीं बदला, कितना बड़ा, कितना छोटा, लंबाई में बदला हुआ, नहीं हुआ, ताप की वजह से सिकुड़ रही है या फैल रही है, इन चीजों पर हम चर्चा करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? भौतिकी। लेकिन वहीं पर मैं बोलूं कि सर इसको गर्म करने पर ये कठोर हो गया, गर्म करने पर ये कलर बदल गया, इसका इसका रूप बदल गया, ये थोड़ा, जैसे मान लो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतल आपके पास बढ़िया थी, जैसे आपने 20-25 मिनट आग के किनारे चिपका के रखा, तो उसका शेप साइज तो चलो बदल ही गया, साथ साथ में अंदर से कलर बदल गया, स्ट्रक्चर बदल गया। तो जब स्ट्रक्चर बदल जाता है उसका, जब कलर बदल जाता है, जैसे मैं बात करूं कि बढ़िया बढ़िया 1 लीटर आज दूध खरीद के लाया और गलती से उसमें नींबू पड़ गया, क्या हो गया? उसका रूप ही बदल गया, दूध नहीं रहा अब वो। ठीक है ना, अब वो दूध नहीं रहा, वो दही बन गया होगा, बन गया होगा, छाछ बन गया होगा, एक्स वाई जेड जो भी बना होगा, लेकिन उसका क्या बदल गया? रूप बदल गया। अरे बदल गया नहीं बदल गया? बदल गया। बढ़िया पानी ताजा दिख रहा था, पानी का कलर आपको पता है, पानी मैंने गर्म करने रखा और 2 बूंद चाय पत्ती डाल दिया, क्या बदल गया? कलर बदल गया। तो जहां पर रूप बदल रहा हो, जहां पर कलर बदल रहा हो, जहां पर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो, उसको अलग नाम देंगे। जहां आकृति बदल रही हो, जहां आयतन बदल रहा हो, उसको अलग नाम देंगे हम। तो आकार, आयतन, आकृति, बल, कार्य, इनकी चर्चा जहां हो रही हो उसको हम भौतिकी कहते हैं। जहां रंग रूप की चर्चा हो रही हो वो रासायनिक कहलाता है। क्या कहलाता है सर? रासायनिक कहलाता है। मतलब इन पदार्थ को भी जब हम पढ़ेंगे तो 2 तरीकों से पढ़ लेंगे। एक ऐसा तरीका जो अपने क्या बदल रहे हो, रंग रूप बदल रहे हो, स्ट्रक्चर बदल रहे हो, और एक ऐसा जो आकार वगैरह बदल रहे हो, शेप साइज बदल रहे हो, बल वगैरह की बात चल रही होगी। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमने क्या करा, ये दुनिया में जितनी भी चीजें दिख रही हैं उनको नामनक्लेचर करना चालू किया ताकि हम पहचान सके, उसको बांट सके। तो अभी हमने 2 भागों में बांट दिया। जहां रंग रूप की चर्चा होगी तो उसको अलग नाम देंगे, जहां पर आप आकार की बात करोगे, बल की बात करोगे, उसको नाम अलग दोगे। तो इस पदार्थ को समझने के लिए हमने क्या करा, 2 हिस्सों में तोड़ दिया, ताकि हम उसका जब अध्ययन करें, जब उसका एनालिसिस करें, तो वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला क्या हुआ? तो आपने बोला सर पहला हुआ फिजिकल। अरे पहला क्या हुआ? फिजिकल, भौतिकी। और दूसरा क्या हुआ? केमिकल।
रासायनिक। ठीक है, देख लेना हिंदी में नाम वगैरह थोड़ा सा, मतलब मात्राएं जो हैं बड़ी छोटी लग सकती, केमिकल। अब इनकी अवस्थाएं देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अवस्था। अवस्था मतलब जो हमको देखने के बाद में पता चला उनकी बात करेंगे हम, है ना। हमने तो नाम दे दिया एक भौतिकी, और हमने क्या नाम दे दिया? रसायन। मतलब जब भी भौतिकी की बात होगी तो नरेंद्र सिंह क्या बोलोगे आप? सर यहाँ पर आकार की बात होगी, अ, बल की चर्चा हो रही होगी, कार्य की चर्चा हो रही होगी, ठीक है, आयतन की चर्चा हो रही होगी, लंबाई वगैरह या आकृति, ठीक है, इस टाइप की चर्चाएं हो रही होंगी, है ना, कि इनमें कम हुआ, ज्यादा हुआ, बदल गया, इन चीजों की चर्चा हो रही होगी। और जब भी केमिकल की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर रंग की बात हो रही होगी, रूप की बात हो रही होगी, ठीक है, स्ट्रक्चर बदल रहा होगा। ठीक, रंग रूप की बात हो रही होगी। क्या बात समझ में आ रही है? चलो तो हम देखते हैं सबसे पहले, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सर मेरे पास में ये जो रिमोट दिख रहा है, ये जो रिमोट दिख रहा है, ये कैसे बना होगा? ये कैसे बना होगा? तो आपने बोला सर यहाँ पर प्लास्टिक के पहले छोटे 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 टुकड़े आए होंगे, और ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में क्या होंगे? जुड़ गए होंगे। ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़ गए होंगे। जब ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़ गए होंगे तभी ये बना होगा। तो हमने देखा कि छोटे छोटे कण आपस में जुड़े, हो सकता है वो जुड़े फेविकॉल से होंगे, है ना, हो सकता है, ठीक है। और जुड़ने के बाद इन्होंने अपना एक आकार ले लिया, देखो इसका आकार अलग है, इसका आकार अलग है आकार, इसका आकार अलग है, तो एक आकार भी लिया। और जब यहाँ पर हम किसी जगह पर रखेंगे तो ये अलग अलग आयतन भी घेरेंगे। ये आयतन अलग घेर रहा है, ये आयतन अलग घेर रहा है, अरे घेर रहा है नहीं घेर रहा है, ठीक है, ये टेबल अलग आयतन घेर रही है, ये कंप्यूटर अलग आयतन घेर रहा है, ठीक है, ये फायर एक्सटिंग्विशर आयतन अलग घेर रहा है, सब अपना अपना आयतन अलग अलग घेर रहे हैं। तो यहाँ पर आयतन की चर्चा किया मैंने। यहाँ पर ये जो फेविकॉल से चिपकाने वाली चर्चा है वो बल की चर्चा होगी। किसकी चर्चा होगी? बल की चर्चा होगी। आकार की चर्चा हुई। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर देखे? भौतिकी की बात कर रहा हूं। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैंने एक पदार्थ उठाया ऐसा, और मैं देखा कि यार वो पदार्थ जो है ना, वो पदार्थ कुछ इस प्रकार से था, ऐसा दिख रहा था। ये छोटे छोटे वही पाउडर है। तो इन पाउडर को अब क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा अच्छा नाम दे देता हूँ, और वो नाम है अणु। वैसे तो परमाणु देना चाहिए लेकिन वो बहुत छोटा हो जाएगा। मैंने क्या नाम दे दिया? अणु। क्या नाम दे दिया? अणु। ठीक है, तो ये एक अणु है। क्या है? एक अणु है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, आ गई। ये एक एटम है, ठीक है। तो एटम है, अणु है, और ये अणु फेविकॉल से जुड़ा होगा। अब ये फेविकॉल क्या है समझो, तो दो एटम आपस में जुड़े होंगे, दो अणु आपस में जुड़े होंगे, और जुड़ने के कारण ये क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे को मजबूती से बांध रखे होंगे। तो दो अणुओं के मध्य जो ये आकर्षण करने वाला बल है, मतलब एक दूसरे को बांधने वाला जो बल है, वो किसी कारण होगा। ठीक है, अब फेविकॉल तो नहीं लगा लेकिन किसी न किसी कारण से होगा। अब बाद में हम जब इसको डीपली देखेंगे तब देखेंगे, बट हमारे आईटीआई लेवल में उतना नहीं है ना। तो जब ये अणुओं में हमने देखा कि यार अणु दो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनमें कोई ना कोई चीज आकर्षित कर रही होगी। ये अणु इसको अपनी ओर खींच रहा है, और ये वाला अणु इस अणु को अपनी ओर खींच रहा है, तभी तो बंधे हुए हैं ये। तो इन अणुओं के मध्य जो बल लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं? अंतर आणविक बल। अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोला मैंने? अणुओं के अंदर लग रहा था,
आकर्षण हो रहा था, तो अंतर आणविक बल। अरे क्या बोल दिया मैंने, अंतर आणविक बल। जब ये अंतर आणविक बल से इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स से जब ये जुड़ गए, तो जुड़ने के बाद इन्होंने क्या लिया, अपना एक आकार। अरे क्या लिया, जल्दी बोलो, आकार लिया या नहीं लिया। और आकार लेने के बाद में कुछ ना कुछ आयतन भी घेरा होगा। अरे घेरा होगा नहीं घेरा होगा, हाँ जी सर घेरा होगा, बिल्कुल घेरा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो भौतिकी की चर्चा थी। तो हमने देखा कि यार ये किनारे किनारे अणु दिख रहे हैं इसके। अणु कैसे हैं, किनारे किनारे। तो अणु जब किनारे किनारे है, मतलब इसको दो चुंबक मान लो। चुंबक किनारे किनारे है तो आकर्षण। अरे बोलो, अगर चुंबक, दो चुंबक किनारे किनारे हैं, चुंबक के किनारे लोहा बहुत किनारे है, तो आकर्षण। बोलो, आपके साइड में ये ना बैठ के कोई लड़की बैठ गई तो आकर्षण। और वो 4 रूम बाहर बैठी है तो। अरे वाह, बड़े जल्दी समझ गए। अभी चुंबक में समझ में नहीं आ रहा था आपके, समझ में आ रहा है। मतलब मॉलिक्यूल्स अगर किनारे किनारे हैं तो आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। होगा ना, अट्रैक्ट होते हैं हम। अभी माइंड डाइवर्ट हो जाता है उधर की क्या कर रही है करके, है ना। तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जो जितने क्लोजली रहेंगे एटम्स, अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित ज्यादा करते हैं। अरे करते हैं नहीं करते हैं, हाँ जी करते हैं। तो अगर कोई अणु किनारे किनारे है, इसका मतलब क्या है, आकर्षण ज्यादा होगा। अच्छा, किसी में आकर्षण बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, किनारे किनारे होंगे। उल्टा भी तो बोल सकते हैं ना, भाई किनारे है तो आकर्षण ज्यादा है। किसी ने बोला आकर्षण ज्यादा है, मतलब दोनों लड़का लड़की किनारे होंगे। अभी यहाँ एटम की चर्चा हो रही है लेकिन, है ना। तो दोनों क्या है, किनारे किनारे होंगे। कोई दिक्कत इसमें सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने उठाया, अभी कुछ भी नहीं, नाम वाम कुछ नहीं रखा, हमने तो उठा के लाया, देखा ऐसा, हमें नहीं पता। हमने तो बस उठा के कोई भी ब्रह्मांड में से किसी भी चीज को उठा लिया और पकड़ लिया, देखा अच्छा अणु किनारे किनारे, जैसे इसके अणु आपको दिख रहे हैं कि इसके बीच में गैप दिख रहा है क्या, नो, मतलब बहुत किनारे किनारे हैं, इसका मतलब आकर्षण क्या है, अरे क्या है, बहुत ज्यादा है। वेरी गुड। तो अंतराण्विक बल क्या है, ज्यादा है। क्या बात पकड़ में आई। अंतराण्विक बल से जब चिपक के ये बना, तो अपना क्या लिया उसने, एक आकार लिया या नहीं लिया, आकार लिया। अब ये जो आकार बन गया, इसको आप कहीं भी रख दो। मैंने यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, इस भोपाल के बाहर रख दिया, कहीं भी। बताओ ये अपना आकार बदलेगा क्या, अरे बोलो रे। ना सर, आकार बिल्कुल भी नहीं बदलता। आयतन, तो सर आयतन भी नहीं बदलेगा। 2 पाई आर एच यहाँ भी है, कहीं भी रखोगे तो 2 पाई आर एच उतना ही होगा। जितनी जगह यहाँ घेर रहा है, उतनी जगह हर जगह घेरेगा। अरे घेरेगा नहीं घेरेगा। तो क्या नहीं बदल रहा है, अरे क्या नहीं बदल रहा है, बनने के बाद आयतन भी नहीं बदल रहा है। क्या बात समझ में आ रही है, अरे हाँ या ना। हाँ सर समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं ना, अभी मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, नाम लिखूंगा तो समझ जाओगे, ठीक। दूसरा, और एक पदार्थ उठा के लाए हमने। तो पदार्थ उठा के लाए, तो हम इसमें देखते हैं यार, इस पर जो अणु है ना, वो थोड़े थोड़े दूर दूर है। अच्छा सर दूर दूर है, इसका मतलब क्या है, आकर्षण बल क्या होगा, थोड़ा कम, ठीक है, थोड़ा कम। अच्छा, जैसे थोड़ा कम हुआ आकर्षण, तो वो तो और किसी के साथ भाग सकती है। अगर बातें कम हो गई, आकर्षण कम हुआ, तो किसी और के साथ अट्रैक्ट हो सकती नहीं हो सकती, फिर तो मामला गड़बड़ा हो जाएगा। अरे होगा। तो यहाँ पर भी तो वैसे ही होगा ना, मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ गई, आकर्षण क्या हुआ, कम हुआ। भैया आकर्षण कम हुआ तो क्या करेगा, वो अपना आकार बदल सकता है। क्या बदल सकता है, आकार बदल सकता है। अरे बदल सकता है नहीं बदल सकता, ठीक है। ये है, ये अभी वैसे ही रखो। इनके पास में जो दिख रहा है बोतल के अंदर वाला पदार्थ,
दिख रहा है ना, दिख रहा है, बॉटल के अंदर वाला पदार्थ, ठीक है। उसको हमने उठाया, हमने देखा कि इसके अणु पहले वाले से थोड़े दूर दूर है। पहले वाले से थोड़े, आप पानी को गर्म करते हैं ना तो अणु दिखते हैं छोटे 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 उड़ते हुए, है ना। तो अणु थोड़े क्या है, दूर है, दूर दूर है। तो ये जब बना, बनने के बाद इसने एक आकार लिया। अभी आकार कैसा दिख रहा है आपको, चौकोर। अरे दिख रहा है भैया। अच्छा, इसी को उस बोतल में डाल दूंगा मैं, उस बोतल में, तो कैसा दिखेगा, सिलेंड्रिकल गोल दिखेगा। अरे दिखेगा या नहीं दिखेगा, बताओ। अच्छा, लेकिन मेरे पास ना ऐसा करल का एक फनल है, तो अब उसका आकार कैसा होगा, ऐसा ही आ जाएगा, पक्का। मतलब हमने तीन जगह डाले, तीनों जगह क्या बदल रहा है, आकार बदल गया। अच्छा सर, उसमें अभी कितना पानी होगा, आपने बोला 100 ml, कितना है। अच्छा, उस बोतल में डालूंगा तो कितने ml होगा वो, और इसमें रखूंगा तो, पक्का। तो क्या आयतन बदल रहा है, नहीं। क्या बदल रहा था, क्या नहीं बदल रहा है, क्या बात समझ में आ रही है। ये भी एक विचित्र मिला, थोड़ा सा बदला। अरे बदला या नहीं बदला, हाँ सर थोड़ा सा बदल गया। अच्छा जी, और एक मार्केट से उठाया हमने, मार्केट से मतलब सब ऐसा उठा उठा के देख रहे हैं, तो एक और देखा हमने, ऐसा मिला हमको। तो अणु और क्या हो गए, दूर दूर हो गए। अब तो पक्का हो गया, अब तो पक्का हो गया, ठीक है। मतलब जब ये बनेगा तो बनने के बाद क्या बदलेगा, भैया ये आकार तो बदलेगा, ये तो तय है, क्योंकि कम में ही बदल रहा था, तो यहाँ तो आकार बदलना ही बदलना है। अब आयतन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, किस पे चर्चा कर लेते हैं, आयतन पे, ठीक है। मान लेता हूं ये मेरे घर का एलपीजी गैस सिलेंडर है, कितने किलो का है, 4 किलो का है। जनरली स्टूडेंट लाइफ में ऐसे छोटे वाले सिलेंडर से उपयोग कर लेते हैं। खैर आप सब लोग रईस हैं तो बड़े बड़े लिए होंगे, ठीक है। हमारे ज़माने में तो हम ऐसे छोटे वाले चलाते थे, इस पर एक गैस, छोटा सा चूल्हा और काम चालू। तो 4 किलो गैस है, कितने किलो है सर, पक्का। अब मैंने क्या करा, व्हाट्सएप में मैसेज आया हाय, और इधर गैस चालू है, जलाना भूल गया था मैं, गैस चालू है, और इधर हाय से हेलो चालू हो गया, और 1 1.5 घंटे चल गए। उतने में यहाँ से गैस निकलते गई, तो जो गैस निकली यहाँ से, हो सकता है उतने देर में 1 किलो गैस निकल गई, 1 किलो गैस निकल गई। तो वो 1 किलो गैस क्या करेगी, इतने कोने में ही छुपी रहेगी कि मैं 1 किलो हूँ, बस यहीं रहूंगी, ऐसा ही होता है। क्या होगा सर, वेरी गुड, पूरे रूम में फैल जाएगी। अरे फैल जाएगी, नहीं फैल जाएगी। तो वहाँ 4 में से 1 किलो बस निकली थी, 4 किलो का सिलेंडर इतना बड़ा है, उसमें से 1 किलो मतलब इतनी सी गैस निकली होगी। लेकिन आयतन अभी इतना घेरी थी सिलेंडर के अंदर, जैसे बाहर आई तो आयतन पूरे रूम का घेर ली। अभी सिलेंडर के अंदर गोल आकार की थी, अभी चौकोर कमरे के आकार की हो गई। अरे हो गई या नहीं हो गई, तो क्या क्या बदला, वेरी गुड, शेप के साथ साथ क्या बदल गया, आयतन भी बदल गया। तो यार ये तो हमको ऐसे पदार्थ मिल गए। और भी उठाया हमने, और भी उठाते गए, लेकिन मैं अभी उनकी चर्चा नहीं करूंगा। जैसे प्लाज्मा की बात होती है, आपने सुना होगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की बात होती है, हम उस पर चर्चा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमने ये तीन ही अवस्था देखे, तीनों में कुछ बदलाव नजर आया। क्या नजर आया बेटा, बदलाव नजर आया। तो सर इनके अब नाम रखेंगे तब तो समझ में आएगा, नहीं तो ये तो समझ में आएगा कि एक बेटा काला है एक गोरा है, लेकिन कौन सा काला है कौन सा गोरा, ये थोड़ी ना अभी समझ में आएगा। जब तक नाम नहीं रखूंगा तब तक समझ में नहीं आएगा। बस मोहन के 3 बच्चे हैं, एक काला एक मोटा एक गोरा, लेकिन कौन सा वाला है, बड़ा वाला है या छोटा वाला, ये समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसमें नामनक्लेचर देना पड़ेगा। तो जिसमें अंतर आणविक बल सबसे ज्यादा होता था, बनने के बाद वो आकार और आयतन नहीं बदलते, उनका हमने नाम दे दिया, और उसी नाम से हम जानेंगे और आगे तक पहचानेंगे, और उसको नाम हमने क्या दिया, ठोस। अरे क्या नाम दिया रे, ठोस। कोई दिक्कत है क्या, अभी तक हम उल्टा पढ़ते थे, हमारे बुक में ठोस लिखा रहता था और उसके आगे डेफिनेशन पढ़ते थे, जो आज तक याद ही नहीं हुई। अरे हुई क्या, अब हमने क्या करा, जैसे डेफिनेशन बनती है उसके आधार पर देखा, कुछ समझ में आया होगा।
कि क्यों बोला, कैसे बोला। अब जीवन में कभी डेफिनेशन भूलोगे भी नहीं, है ना। तो अगर इस तरीके से पढ़ते तो शायद आज और कहीं होते। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। अब दूसरा जो था कि भाई थोड़ा सा अंतराण्विक बल कम हुआ, अंतराण्विक बल कम हुआ तो इससे क्या हुआ, उसने अपना आकार बदलना चालू कर दिया। जब आकार बदलना चालू कर दिया तो इसको भी अध्ययन करने के लिए हम नाम दे देते हैं। और नाम क्या देंगे, लिक्विड, द्रव, द्रव्य नहीं द्रव, द्रव्य मतलब होता मेटर, पदार्थ। तीसरी अवस्था में हम क्या नाम दे देंगे, गैस। अब मैं पूछूं कि बताओ तीनों अवस्था में सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, घनत्व मतलब घनापन, वेरी गुड, सॉलिड का। अरे होगा नहीं होगा, घनत्व नाम सुना होगा, आगे हमने पढ़ा हुआ है ना। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा अंतराण्विक बल किस में होगा, सॉलिड में। होगा या नहीं होगा, होगा। अच्छा मजबूत कौन होगा, जिसमें आकर्षण अच्छा है वो मजबूत होगा। अरे होगा या नहीं होगा। आसानी से बह कौन जाएगा, हैं, गैस बह जाएगी ना बेटा। दूर दूर अणु है तो आसानी से बहा दोगे। गैस बह गई, पानी को फूको, नहीं बहेगा, है ना। तो जल्दी कौन बह रहा है, गैस। समझ में आ रहा है। आसानी से आकार कौन बदल देगा, पक्का। अब थोड़ा कठिन क्वेश्चन, किसको बहुत ज्यादा दबा सकते हो, वेरी गुड, किसको दबा सकते हो, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। इसलिए तो पूरे रूम की 1 किलो गैस जो गई थी, व्हाट्सअप खत्म होने के बाद हमने कहा चला पकड़ के फिर से कहाँ डाल दिया, सिलेंडर में। समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को क्या करा है हमने, कंप्रेस करके भरा हुआ है, ठीक है ना। मतलब इसको कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अणु दूर दूर है तो ला सकते हैं किनारे। लेकिन जिसके अणु ही किनारे किनारे हैं, उसको दबा सकते हो क्या। इस रूम में 50 बच्चे हैं, मैं उनको दबा के थोड़ा किनारे कर सकता हूँ, 500 बच्चे भर गए, दबा सकते हो। अरे सर जगह ही नहीं है, कहाँ से दबाएं। मतलब इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस या कंप्रेस लगभग नहीं कर सकते, लेकिन इसको कंप्रेस या संपीड़ित कर सकते हैं, दबा सकते हैं, पक्का। अच्छा, तोड़ने में ताकत किस में लगेगी, सॉलिड में। मतलब तोड़ने में ऊर्जा किस में लगेगी, बात समझ में आ रही, सॉलिड को तोड़ने में ऊर्जा ज्यादा लगेगी। क्या बात पकड़ में आ रही है, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इन्हीं चीजों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हम उनको अलग तरीके से पढ़ते हैं इसलिए भूल जाते हैं। अभी आपको मैंने कुछ चीज सिखाया नहीं, आपको बस बताया, आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर देने लगे कि नहीं। और वो चीजें दिख भी रही हैं आपके सामने कि हाँ मैं 100% सही हूँ। क्या रटने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है, नहीं। लेकिन आज हमें इसको नहीं पढ़ना है, अभी हम चर्चा इसकी कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस कैसे बना ये समझ में आया। चलो वापस आ जाओ। अभी हम चर्चा इसकी कर रहे हैं कि सर जो केमिकल स्टेट है, रासायनिक अवस्था है, इसमें हम रंग रूप की बात करते हैं, ठीक है। और रंग, अब इसके अंदर बहुत ज्यादा मैं प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा, रंग रूप की बात करते हैं। और रंग रूप के आधार पर जब इसको हम देखते हैं तो ये भी हमको दो तरीके से दिखता है, ये भी हमको दो तरीके से दिखता है। कोई बता सकता है वो दो तरीके क्या है, कोई बता सकता है वो दो तरीके क्या है, बोलो। तो बोले सर रंग रूप की जब चर्चा होगी यहाँ पर, तो रंग रूप की जब चर्चा होती है तो हम बात,
वैसे इसके साथ भी होगा कि भाई रूप बदल गया। क्या बदल गया? रूप बदल गया, रंग बदल गया, तो माइंड में आएगा कि ये शुद्ध है या नहीं है, शुद्ध है या नहीं है, कहीं मिक्सचर तो नहीं है किसी का, कहीं मिक्सचर तो नहीं है किसी का। पक्का? तो कितनी चीज माइंड में आएंगी? दो चीज में, कि भैया ये जो पदार्थ है वो या तो शुद्ध होगा या तो मिश्रित होगा। अरे होगा या नहीं होगा? पक्का? अरे सर आप तो समझ में आ गया जो प्रैक्टिकल आपने बताया। इसमें कोनो दिक्कत? अब थोड़ी सी इधर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में इसको खत्म कर दूंगा, है ना। मिश्रण तो है। अब ये जो मिश्रण है, मिश्रण मतलब समझ गए यहाँ पर कि भैया गलत गलत अनुपात में मिली होंगी चीजें, ठीक है, या दो अलग अलग चीजें मिली होंगी आपस में तभी ये चर्चा हो रही है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अब ये दो या दो से ज्यादा होगा और आपस में मिला है, तो फिर दिमाग में आया किसकी हिस्सेदारी कितनी है, तब तो डिसाइड होगा, तब तो डिसाइड होगा। अगर बराबर हिस्सेदारी है तो मामला अलग है, और हिस्सेदारी कम ज्यादा है तो मामला अलग है। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए पानी में पत्थर डाल दिया और उसको मिला दिया, है मिश्रण। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि भैया प्रॉपर वेपर मिक्सचर नहीं है, नीचे नीचे पत्थर ऊपर ऊपर पानी। अरे है, या बढ़िया बढ़िया आइस क्यूब डाल दिया आपने पानी के ऊपर रहे, ठीक है, पानी में आइस क्यूब डाल दिया, ये भी मिक्सचर है, लेकिन ऊपर ऊपर क्या है? बर्फ, नीचे नीचे क्या है? पानी। तो भैया ये तो थोड़ा सा मिक्सचर का अनुपात समझ में नहीं आ रहा है हमको। या मैं आटा में गेहूं मिला दूं, तो मिलाने के बाद कई बार ऐसा होगा कि गेहूं ज्यादा आ जाएगा, कई बार हो जाएगा आटे का हिस्सा ज्यादा आ जाएगा। लेकिन मैं अगर दूध में पानी मिला दूं, दूध में पानी मिला दूं और मेरे को दूध दूध ज्यादा चाहिए, निकाल पाओगे क्या? वो अनुपात कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। तो भैया जब दो या दो से ज्यादा चीज मिलती हैं तो उनके मिलने का अनुपात बराबर भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। अगर मिलने का अनुपात बराबर है तो उसको सममांगी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सममांगी, होमोजीनियस, सममांगी पदार्थ या मिश्रण। क्या बात समझ में आ रही है? सममांगी मतलब समान अनुपात में मिलते हो। किस अनुपात में मिलते हो? समान अनुपात में। एग्जाम्पल, मिल्क और वाटर का मिक्सचर, ठीक है। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। दूसरा, दूसरा होगा भैया अलग अलग अनुपात में, हेट्रोजीनियस। इसका अनुपात क्या होगा? अलग अलग। जैसे पानी प्लस बर्फ, या पेट्रोल और पानी, पेट्रोल ऊपर पानी नीचे, ऐसा ही होता है ना, पेट्रोल पेट्रोल ऊपर, पानी पानी नीचे, ठीक है। अब आ जाओ इधर वापस। शुद्ध पदार्थ है मतलब शुद्ध रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा? शुद्ध रूप में रहेगा। हाँ, लेकिन शुद्ध रूप में क्या हो सकता है? इसमें भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो सिंगल हो सकता है या तो मिला हुआ हो सकता है, या तो सिंगल हो सकता है या तो मिला हुआ हो सकता है। शुद्ध रूप दोनों होंगे,
लेकिन या तो सिंगल रहेगा या तो मिला हुआ रहेगा। बोला सर कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल दे दो तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये क्या है, शुद्ध है, अलग अलग है। लेकिन मैं बोलूं पानी, तो पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। मतलब पानी बनाने के लिए हमेशा दो हाइड्रोजन चाहिए और एक ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, लेकिन दोनों का अनुपात बराबर है और दोनों क्या है, शुद्ध है, और हमेशा इतना ही अनुपात चाहिए होगा। लेकिन दूध और पानी का अनुपात बराबर रहता है क्या, नहीं। कस्टमर बढ़ गए तो पानी ज्यादा। समझ में आ रहा है। तो इसका मिक्सचर में अनुपात बराबर नहीं रहता। लेकिन इधर पर जो प्योर वाला निकालेंगे उसमें अगर दो चीज मिल रही है तो उसमें अनुपात क्या रहता है, बराबर रहता है। ये थोड़ी सी ध्यान रखना है ना। तो इसमें भी दो चीजें होंगी। एक अगर वो शुद्ध रूप में है तो उसको बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं बेटा, तत्व। और अगर वो मिश्रित रूप में है लेकिन क्या रहेगा, अनुपात बराबर रहेगा, इसलिए हम मिश्रण नहीं बोल सकते। मिश्रण में अनुपात बराबर नहीं रहता, लेकिन यहां पर अनुपात बराबर है। और अनुपात अगर बराबर है तो इसको हम बोलेंगे यौगिक। क्या बोलते हैं, यौगिक, कंपाउंड। ठीक है ना, यौगिक बोलेंगे। अब यही पढ़ना है हमको आज। क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है हमको। ठीक है, लगभग लगभग 118 होते हैं। कितने होते हैं, 18। अब इस 118 में जब अंदर जाएंगे हम तो हमको अलग अलग कैटेगरी मिलेंगी। अलग अलग कैटेगरी मिलेंगे। खैर वहां पर देखेंगे कुछ चमक के आधार पर, जिसमें चमक होगी, किसी में चमक नहीं होगी, किसी में आघात वर्तनी का गुण होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में चुंबक का गुण होगा, किसी में नहीं होगा। ऐसे अलग अलग के आधार पर इसको तीन कैटेगरी में बांट देते हैं। एक कैटेगरी कहलाती है धातु, दूसरी अधातु, और तीसरी उपधातु। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है ना। हमें अभी चर्चा करनी है किसकी, अभी मैं इसको अंदर पूरा डीपली नहीं जा रहा हूँ ना, थोड़ा सा बता रहा हूँ। धातुओं की चर्चा करनी है। किसकी चर्चा करनी है सर, धातुओं की चर्चा करनी है, मेटल्स की चर्चा करनी है। और जो लगभग लगभग 22 के आसपास है। और ये मेटल्स जो हैं इसमें भी दो कैटेगरी होंगी। एक होगा जिसमें लोहे का गुण होगा, लोह धातु, और दूसरा होगा अलोह धातु, जिसमें लोहा नहीं होता। जैसे कि, हाँ आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। ठीक है सर। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो दोनों के बारे में देखेंगे, लेकिन शुरुआत जो है वो यहां से करेंगे। लोह धातु पक्का है, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। जैसे कि मैंने यहाँ बोला कि लोहे की मात्रा है तो फेरस, लोहा नहीं है तो नॉन फेरस। वैसे ये जो कंपाउंड है ना, इसमें अगर कार्बन है तो कार्बनिक, और कार्बन नहीं है तो अकार्बनिक। जैसे कि CH4 मीथेन गैस होती है, तो ये क्या हो गया, कार्बनिक। ये क्या हो गया, कार्बनिक हो गया। लेकिन H2O पानी, इसमें कार्बन है क्या, नहीं है। NH3 अमोनिया, इसमें कार्बन है क्या, नहीं है। तो जिसमें कार्बन होगा वो कार्बनिक। जैसे कि C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में रहता है ना। तो इसमें कार्बन दिख रहा है, मतलब ये कार्बनिक होगा। क्या है, कार्बनिक होगा। तो यही कार्बनिक और अकार्बनिक के आधार पर जैसे धातु और अधातु है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो यही देखने वाले हैं कि सर पृथ्वी में जब कचरा कूड़े के साथ में ये चीजें मिली हुई रहती हैं, ये मिली हुई रहती हैं, तो
उनको शुद्ध रूप में, प्योर सब्सटेंस में, प्योर पदार्थ में या प्योर तत्व के रूप में कैसे बदलते हैं, उसके बाद फिर हम उपयोग करते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। मतलब हम किस पे चर्चा करेंगे? मेटलर्जी पर, धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है? तो सर पृथ्वी से, पृथ्वी से शुद्ध धातु प्राप्त करना, यह पृथ्वी से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? मेटलर्जी। प्रकृति से, प्रकृति से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रोसेस या प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेटलर्जी। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। अब इसमें दो वर्ड्स हमको ध्यान रखना है कि जब प्रकृति में हम देखते हैं कि भैया कुछ तो मात्रा, अभी मान लो लोहा निकालना है हमको शुद्ध रूप में, तो हमने जमीन खोदा और उसमें देखा कि कुछ ना कुछ आयरन की मात्रा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं खनिज। क्या कहते हैं? खनिज। आपने थोड़ी सी नीचे की मिट्टी खोदा और उसको टेस्ट किया, उसमें एक दो कण लोहे के मिल गए, क्या है ये? खनिज। कुछ भी हो सकता है, लोहा के साथ तांबा कॉपर, दो तीन चीज मिक्स में भी हो सकती हैं। अभी मैं अकेले की चर्चा कर रहा हूँ कि सिर्फ लोहा है। आपने क्या बोल दिया? लोहा। तो आपने ये बिल्डिंग को हटाया कि सर लोहा ही लोहा है, तो एक काम करते हैं यहीं से तो करोड़पति बन जाएंगे। बिल्डिंग हटाया और पूरे एरिया को खोदा, खुदाई करके 5 ट्रक मिट्टी ले गए, एग्जाम्पल है। अब 5 ट्रक मिट्टी को आपने सफाई करवाया, धुलवाया, एक्स वाई जेड जो भी प्रोसेस आगे सब देखेंगे, प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद में आपको 1 किलो लोहा मिल गया। कितना मिल गया? 1 किलो लोहा मिल गया। तो आप बताओ 5 ट्रक मिट्टी लेके गए तो खुदवाई चार्ज, ट्रक से ढुलवाई चार्ज, उतरवाई चार्ज, सफाई करवाई चार्ज, कम से कम कितना रुपए खर्च हो गया होगा? तो बोले सर कम से कम गिरी कंडीशन में 20,000 तो हो ही गए होंगे, 20,000 हो गए होंगे। और कितने किलो लोहा मिला? 1 किलो कितने का होगा? 100 रुपये मान लो। तो ये तो फायदे का सौदा है, हैं? बोले सर ये तो नुकसान हो गया। 100 किलो लोहा मिलता तो भी नुकसान है। अरे है ना? समझ में आ रहा है? तो अब कैसे करेंगे सर, कैसे पहचानेंगे? ये तो खनिज तो था, आपने बोला था खनिज है, और खनिज था भी। अब हमने तो पढ़ के आए थे और खुदाई चालू कर दी है, लेकिन नुकसान हो गया हमें तो। ठीक है। तो ऐसे जगह पर फिर क्या होगा? गलती हो जाएगी। ऐसे में तो हर जगह खदान मिल जाएंगे आपको। खदाने का मतलब क्या होता है कि भैया उस मिट्टी के अंदर वो है, लेकिन अब मैं दूसरे जगह गया, ठीक है, मान लो भिलाई गया, भिलाई के पास की उतनी जगह खोदा मैंने, 4 ट्रक मिट्टी निकाला, सफाई किया, लोहा मिल गया मुझे मान लो 2,000 किलो उसमें। कितना मिल गया? 2,000 किलो। अब 2,000 किलो को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 लाख रुपए का हो गया। खर्चा कितने का बैठा था? 20,000 का। खर्चा तो यहाँ भी उतने का बैठेगा। 20,000 का खर्चा, 2 लाख रुपए मिला। 20,000 का खर्चा, 100 रुपया मिला। तो फायदा कहाँ हुआ? समझ में आ रहा है? लेकिन दोनों क्या हैं? जमीन के अंदर यहाँ भी लोहा था, वहां भी लोहा था, मतलब दोनों क्या है? खनिज है। दोनों खनिज है। तो मैं अगर आपको खनिज खनिज करके पढ़ाऊंगा, तो आप अपनी जब कंपनी खोलोगे तो गड़बड़ जाएगा मामला। ठीक है। तो अब समझो, जमीन के अंदर पर कोई भी एलिमेंट या कोई भी पदार्थ थोड़ी भी मात्रा में है तो खनिज कहलाता है। बहुत मात्रा में है तो वो तो है ही है, लेकिन थोड़ी भी मात्रा में है तो खनिज कहलाता है। लेकिन जमीन के अंदर उपस्थित वो खनिज जो आसानी से और कम पैसों में शुद्ध रूप में बदल जाए,
4 ट्रक इधर भी था, 4 ट्रक इधर भी था। यहाँ 1 किलो निकला था, यहाँ पर 2000 किलो। तो ये कम पैसे में हो गया ना, 1 लाख का माल है 20 हजार में निकल गया, 100 रुपए का माल है 20 हजार में निकला। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पैसा ज्यादा लग रहा है निकालने में, यहाँ पर पैसा कम लग रहा है। तो जमीन के अंदर उपस्थित खनिज का वो हिस्सा जो आसानी से और कम पैसों में शुद्ध रूप में बदल जाए, उसको हम एक नाम देते हैं अयस्क। और क्या नाम देते हैं? और। तो सर हम उपयोग किसका करेंगे? और का। अच्छा, ये खनिज है क्या? नहीं, हाँ है। ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, लेकिन इसमें वो 100 रुपए वाला भी है और 2000 रुपए वाला भी है, और इसमें केवल 2000 वाला है, 2000 किलो वाला है ना, 2 लाख रुपए वाला। तो हमें क्या देखना है? अयस्क, ना कि खनिज। खनिज पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। बात समझ में आ रही है? मतलब खनिज क्या है? तो आप बोलोगे सर प्रकृति में धातु या अधातु या क्या बोल दोगे, तत्व। प्रकृति में तत्व, ठीक है। प्रकृति में कोई तत्व है, कोई एलिमेंट है, वो हो सकता है धातु है, हो सकता है वो अधातु हो, या कोई भी हो, वो सब खनिज कहलाएंगे। लेकिन ये क्या कहलाएगा? तो आप बोलोगे सर खनिज का वो भाग जो आसानी से तथा कम खर्च में शुद्ध रूप में बदल जाए। शुद्ध रूप में क्या हो जाए? बदल जाए। उसको क्या करेंगे हम? अयस्क कहेंगे। हमको मिल गया अयस्क। क्या मिल गया? अयस्क मिल गया। अब मान लेते हैं क्या मिल गया? अयस्क। अब क्या करेंगे? इसको शुद्ध रूप में बदलेंगे। अरे शुद्ध रूप में क्या करोगे? बदलोगे। तो भैया अयस्क को जब शुद्ध रूप में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा? बोलो। अयस्क को जब शुद्ध रूप में बदलोगे तो क्या करोगे? ये जो अयस्क है, ये जो ओर है, इसके पास दो दो चीज है। एक है शुद्ध धातु, प्लस में क्या है? इसमें कचरा। अरे है या नहीं है? मतलब कुछ इम्प्यूरिटीज है, अशुद्धियां हैं। कुछ क्या है? अशुद्धियां। तो भैया इस अशुद्धियों को हटाओगे तब तो शुद्ध रूप में होगा। ये तो पूरा क्या है? अयस्क है। अब इसमें से ये चाहिए तो ये हटाना पड़ेगा। अरे हटाना पड़ेगा कि नहीं? तो इसको हटाने की विधि, हटाने की विधि, हटाने की विधियों में सबसे पहला है आपका कि उसको छान लो। क्या कर लो? छान लो। छानने से मोटा मोटा कचरा अलग, बारीक अलग। अब मोटे कचरे में भी तो लोहा जा सकता है ना? और बारीक जो जाएगा उसमें मिट्टी भी जा सकती है। तो ये तरीका थोड़ा सा सही नहीं होगा। तो बोले सर छानने वाले को और थोड़ा सही करने की कोशिश करते हैं। तो सर छन्ने को थोड़ा ऊपर रख दो, तो जो नीचे गिरेगा उसमें जो धूल कंकड़ होंगे वो हल्के होंगे, तो वो थोड़े आगे चले जाएंगे हवा से उड़ के। अरे धान उड़ाते देखा होगा ना किसानों को, कूड़ा कचरा निकालते हुए, वैसे तो गिराते हैं नीचे। तो मोटा मोटा धान या जो अनाज रहता है वो नीचे गिरता है, और जो बारीक भूसा टाइप का रहता है वो अलग हो जाता है। अरे होता है रे, होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, मेटल्स को अलग करने के लिए हम ग्रेविटी एक्शन का यूज करते हैं, गुरुत्वाकर्षण द्वारा। किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण
द्वारा। तो पहला तरीका क्या हो गया सर? गुरुत्वाकर्षण द्वारा। अरे हुआ या नहीं हुआ? गुरुत्वाकर्षण द्वारा आप क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या होगा? पानी में डाल दो, मिट्टी घुल के ऊपर आ जाएगी। गेहूं साफ ऐसे करते हैं, खाने का गेहूं साफ है ना, पानी में डाल दो, मिट्टी घुल के ऊपर आ जाएगी। शुद्ध जो वजन वाली चीज है वो नीचे रह जाएगी। ठीक है। घोल कर। और क्या हो सकता है? तो चुंबकीय तरीके से। चुंबकीय पुली द्वारा। अब सर चुंबकीय पुली कैसे? कि भैया आपके पास दो पुलियां हैं ऐसी, और यहाँ पर आपने बेल्ट लगा दिया। अब ये बेल्ट से आप क्या करोगे? यहाँ से आपने क्या फ्लो करवाया? अरे क्या फ्लो करवाओगे आप? अयस्क। अयस्क जाएगा, तो जो धूल होगी वो तो यहाँ से गिर जाएगी ऐसी, कचरा। लेकिन जो लोहा, मान लो लोहा है, तो लोहा चिपका हुआ रहेगा इसके साथ, चुंबक के साथ लोहा चिपका रहेगा। तो लोहा चिपक के यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ गिरेगा। हो गया अलग अलग? अरे हो गया ना। जैसे नीचे आया कचरा नीचे गिर जाएगा, लेकिन चुंबक के साथ में लोहा तो चिपका रहेगा ना, वो अलग हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा? हाँ सर होगा। और क्या हो सकता है? तो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। अपकेंद्रण द्वारा। अपकेंद्रण द्वारा मतलब आपने क्या करा, एक बर्तन में पानी रखा, एक साफ्ट रखा, उसमें ऐसी ब्लेडें रहेंगी, पंखा। वैसे दाल घेटनी वाला देखा होगा ना आपने, या मथनी, दूध से दही बनाने वाला, उसमें भी पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। वैसे इसमें भी क्या करेंगे, हम एक लेडल लगा देंगे, लेडल में ब्लेड रहेंगी, और ड्रम के अंदर पानी रहेगा। ठीक है, पानी का नीचे का ढक्कन खुला रहेगा, पानी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अब इसको बहुत तेजी से घुमाएंगे, और इसमें क्या डालेंगे? अयस्क डालेंगे। अयस्क जैसे डालेंगे तो क्या होगा? ये जब गोल गोल पानी घूमते रहेगा, तो पूरा अयस्क भी घूमना चालू हो जाएगा। घूमते 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 जो मिट्टी है वो क्या होगी? मिट्टी जो है वो पूरी पानी के साथ घुल जाएगी, और जो नीचे बह रहा है उसके साथ चले जाएगी। लेकिन लोहे की चीज वजन होती है, अगर वजन चीज है तो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण वो दीवारों में चिपकी हुई रहेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर धक्का लगाता है ना, तो वो क्या होगा? चिपकी हुई रहेगी। जैसे एक रस्सी में आपने पत्थर बांध दिया और उसको गोल गोल घुमाओगे, तो पत्थर आसपास ऐसा घूमते रहेगा कि नहीं? क्योंकि वो वजन है। क्या है वो? वजन है। और वहीं पर आप एक प्लास्टिक कागज बांध दो और कागज को घुमाओ, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो वही धूल के कंकड़ नीचे चले गए, धूल वगैरह, और जो आपके लोहे के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं? चिपके हुए हैं। ये कब तक करोगे? पानी आ रहा है जा रहा है, पानी आ रहा है जा रहा है, जब तक शुद्ध पानी इधर निकलता नहीं। गंदा पानी निकल रहा है तो जाने दो जाने दो, जब तक प्योर पानी निकला हो, ढक्कन को बंद कर दो, मशीन बंद कर दो। जैसे मशीन बंद करा तो वो नीचे गिर जाएगा। साफ कर लिया आपने। अच्छा, लेकिन इनसे पूरी शुद्धियां साफ नहीं होती, कुछ मात्रा रही जाएगी। अब चलो सर, वो तो ठीक है, धूल तो निकल गई, मिट्टी निकल गई, लेकिन इतना बड़ा पत्थर भी है, तो समझ में आ रहा है? तो सर इसके अलावा और क्या हो सकता है? केमिकल तरीका, केमिकल से और हीटिंग से। हीटिंग से, गर्म करके। क्या करके? गर्म करके। तो आज हम गर्म करके ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गर्म करके। ठीक है। भट्टियों में गर्म करके ही निकालेंगे हम उसको। कैसे निकालेंगे? भट्टियों में गर्म करके ही निकालेंगे। तो सर हमने, हमारे पास में जो है वो क्या है? ओर लिया हम ना, लोहा निकाल रहे हैं। अब क्या निकाल रहे हैं? लोहा। लोहा निकाल। ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे? हमने लिया ओर, और किसका? आयरन का। तो आयरन ओर लिया।
क्या लिया जल्दी बोलो। अरे क्या लिया जल्दी बोलो रे। आयरन का ओर लिया, ये तो समझ में आ गया सर, आयरन का ओर लिया। क्या बात समझ में आ रही। अब आयरन के ओर के पास में क्या होगा। आयरन ओर के पास में क्या होगा, लोहे के अयस्क के पास क्या होगा। दो चीज होंगी, एक शुद्ध लोहा होगा और एक कचरा होगा। अरे हाँ या ना बोलो। अच्छा पहले तापी विधि को थोड़ा सा बता दूं क्या, है ना, ये हीटिंग मेथड को यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। हीटिंग मेथड में क्या करते हैं, हीटिंग मेथड में हम ओर लेते हैं। क्या लेते हैं, ओर लेते हैं। और ओर में हम क्या करते हैं, कुछ मिश्रण मिलाते हैं। क्या करते हैं, कुछ मिश्रण मिलाते हैं, ताकि अलग अलग कर सके हम। ताकि क्या कर दें, अलग अलग कर सके। ठीक है। तो कुछ मिश्रण हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मिला दिया। ये जो मिश्रण मिलाते हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। मिलाने के बाद में इसको क्या करेंगे हम, गर्म। क्या करेंगे, गर्म। गर्म करने के बाद में हमको ये दो चीज मिलेगी। यहां पर मिलेगी शुद्ध धातु, और साथ में कचरा। क्या मिलेगा जल्दी बोलो रे, कचरा। ठीक है। कचरा मतलब जो आप खाना खाने के बाद सुबह सुबह आपका कचरा निकालते हैं ना, उपयोग हुआ और निकाल दिया बेकार की चीज, वही है यहाँ पर धातु मल। क्या कहेंगे इसको, धातु मल। समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो था मोटा मोटा, ये जो इम्प्यूरिटीज थी, मोटा मोटा कचरा, इस कचरा को बोलते हैं एक्चुअल में गेंग। मोटे मोटे कचरे को क्या कहते हैं, गेंग। मतलब ये जो है हमारे पास में, जैसे आपने चूना मिला दिया इसके साथ में, चूना साफ करने का काम करता है ना। अरे करता है नहीं करता, पानी साफ करने के लिए फिटकरी डाल दिया आपने, तो फिटकरी डाल दिया तो आप क्या देखते हैं कि जो इम्प्यूरिटीज है वो अलग हट जाती हैं। अरे हटती ही नहीं हटती। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तो ओर के पास में हमारे पास क्या है, शुद्ध धातु और गेंग। गेंग मतलब कचरा, और इसमें हमने क्या मिला दिया, फ्लक्स। गरम किया तो शुद्ध धातु अलग हो गई और धातु मल अलग अलग हो गया। तो इस धातु मल के पास क्या होगा, इसके पास गेंग प्लस फ्लक्स, दोनों चीज तो होंगी। भैया गेंग और फ्लक्स मिलके क्या बनाता है, धातु मल। शुद्ध रूप अलग हो गया। किसी भी अयस्क को शुद्ध रूप में बदलने के लिए क्या मिलाते हैं, फ्लक्स। तो अब हम लोहे के अयस्क देखते हैं, है ना। हमको क्या चाहिए, आयरन के ओर चाहिए। क्या चाहिए सर, आयरन के ओर। और आयरन के ओर में हम क्या मिलाएंगे, फ्लक्स मिला देंगे। क्या मिला देंगे, फ्लक्स। और फ्लक्स मिलाने के बाद क्या करेंगे, गर्म। और गर्म करने के बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, कुछ पदार्थ मिल जाएगा। और साथ ही साथ में क्या मिलेगा, अरे बोलो रे, धातु मल। ठीक है जी, स्लज कहते हैं इसको। लिखा है कि नहीं लिखा है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। ठीक है जी। अब आ जाओ उधर। सर गर्म काहे में करोगे, अरे बोलो, भट्टी में। काहे में करोगे, पक्का। हाँ सर। तो पहले हम देख ले कौन कौन से ओर होते हैं और कौन कौन से फ्लक्स मिलाते हैं, और किस भट्टी में गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो गर्म होने का ताप, समझ में आ रहा है। और जो मिलेगा उसको देखेंगे। यही एग्जाम में पूछता है आपको सबसे ज्यादा, कि आयरन के ओर कौन कौन से हैं, अयस्क कौन कौन से हैं, क्या मिलाते हैं, किस भट्टी में गर्म करते हैं,
तो क्या मिलता है? समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम क्या देख लें, आयरन के ओर। अच्छा, फ्लक्स तो मैं यहीं खत्म कर देता हूं। फ्लक्स में ना आपको तीन चीजें देखना है। सबसे ज्यादा मिलाते हैं हम यहाँ पर चूना का पत्थर, चूना, लाइम, दूसरा कोल, कोयला, ठीक है, कोयले के टुकड़े, तभी तो जलेगा रे अंदर, है ना। और कुछ जगह पर आप यहाँ पर देखोगे तो गंधक भी मिलाते हैं, गंधक, सल्फर ऑक्साइड होता है। तो गंधक, गंधक मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? गंधक, ठीक है ना। तो ये क्या है सर हमारे पास? फ्लक्स। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में वो टाका लगाते हुए देखा होगा, सोल्डर, है ना। तो सोल्डर करने वाली प्रोसेस में आपने तीन चार चीजें देखी होंगी। एक तो वायर, एक सोल्डरिंग रॉड जिसको गर्म करते हैं, तो वायर से चिपका है और उसको डाल दिए। लेकिन उसके साथ साथ एक पेस्ट रहता है, रहता है। पेस्ट किस चीज के लिए रहता है? सफाई के लिए रहता है। कि भैया यहाँ पर अगर हमें वो लगाना है, जॉइंट लगाना है, तो हो सकता है धूल वगैरह धूल वगैरह होगी यहाँ पर, तो इससे क्या होगा? जॉइंट कमजोर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वो केमिकल लगा देते हैं और उसके बाद फिर यूज करते हैं। तो केमिकल क्या करता है? उतनी जगह से डस्ट पार्टिकल को बाहर कर देता है, जिससे जॉइंट मजबूत हो जाता है। तो इसने क्या करा, यहाँ के डस्ट या कचरे को बाहर कर दिया। तो ये क्या है? फ्लक्स है। क्या है? फ्लक्स है। पूछा जाता है कि भैया सोल्डरिंग प्रोसेस में फ्लक्स किसका बनता है? ठीक है, फ्लक्स किसका बनता है, फ्लक्स कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चर्चा करेंगे उधर भी। तो फ्लक्स तो समझ में आ गया ना क्या है? एडिटिव होते हैं जो अशुद्धियों को निकालने के लिए काम आते हैं। अच्छा जी, यहां पर तो ये हो गया। भट्टियां कौन कौन सी यूज करेंगे वो भी अभी चर्चा कर लूंगा मैं, ठीक है। अब पहले हम पढ़ लेते हैं आयरन ओर। लोहो अयस्क। लोहे के अयस्क जो हैं कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? ठीक है। प्रकृति में जो लोहा मिलेगा वो शुद्ध रूप में तो मिलेगा नहीं, अशुद्धियों के साथ में मिलेगा, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम तीन कैटेगरी में देखेंगे। ऐसे अयस्क जिसमें ऑक्साइड मिले हो, ऐसे अयस्क जिसमें सल्फाइड मिला हो, ठीक है। जिसमें ऑक्साइड मिला है उसको क्या कहेंगे? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड में आपको तीन मिलते हैं, सुना होगा, ये तो बहुत फेमस है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सुना है। ये अगर टेंथ में पढ़ा होगा तो टेंथ में भी है ये सारी चीजें। नहीं पढ़े? कोई दिक्कत नहीं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। लिमोनाइट नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। ठीक है जी, तीन होते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अति वाले।
हेमेटाइट, मैग्नेटाइट क्यों अति इंपॉर्टेंट है उसका कारण समझो। सबसे पहले तो इनका सूत्र देखो, Fe2O3 ऑक्साइड है ना, Fe3O4, दोनों पे चर्चा करते हैं। लोहा किसमें ज्यादा है? जिसमें तीन है, हेमेटाइट है। तो लोहा सबसे ज्यादा किसमें होता है? अरे बोलो, मैग्नेटाइट। लोहा सबसे ज्यादा किसमें होता है? पक्का? तो सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा किसमें होती है, जल्दी बोलो? मैग्नेटाइट में, है ना। सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा किस में होती है? आयरन का प्रतिशत मैग्नेटाइट में लगभग लगभग 74 से 75%। मतलब 25% अशुद्धियां और बाकी 75% लोहा ही लोहा। माला माल हो जाएंगे जहां मिल गया तो। लेकिन किस्मत हमारे खराब है कि हमारे देश में नहीं है, अमेरिका में ज्यादा है ये, इसलिए माला माल है वो। ठीक है, हमारे इसमें रहता तो भी 75%, मतलब 100 किलो में 75 किलो लोहा, 25 किलो अशुद्धियां। फायदा है ना, फायदा, खर्चा तो उतने बैठना है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं आयरन स्टोन। क्या कहते हैं? आयरन स्टोन। स्टोन मतलब जनरली पत्थर या डायमंड से हम कंपेयर करते हैं, है ना। तो ये लोहे वाला डायमंड है, लोहे का डायमंड है ये। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? एक नाम और होता है, और वो नाम क्या है, जल्दी बोलो? आयरन स्टोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका परसेंटेज थोड़ा कम हो जाएगा, जैसे वो 70-75 है तो 60-65 हो जाएगा। ठीक है, ये लगभग मान लो 65 से 70, उससे कम है, उससे कम है। थोड़ा नुकसान तो होगा, ये हमारे देश में बहुत जगह पाया जाता है। ठीक, लेकिन प्रकृति में, पूरी ब्रह्मांड में देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में ये कम है और ये ज्यादा है। समझना, इसमें लोहा ज्यादा है लेकिन प्रकृति में ये कम है, और इसमें लोहा कम है लेकिन ये प्रकृति में बहुत जगह है और ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो प्राकृतिक लोहा कौन सा हुआ? अरे जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है? तो इसको, इसका एक नाम और क्या है? प्राकृतिक लोहा। क्यों कहते हैं? हाँ, प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। इन्हीं से तो क्या बनाते हैं? चुंबक। ये मैग्नेटाइट से चुंबक, इसलिए तो मैग्नेट नाम पड़ा। मैग्नेटाइट से ही तो मैग्नेट नाम पड़ा। समझ में आ रहा है? तो चुंबक नामनक्लेचर अलग से कुछ नहीं होता भैया, जिससे बनता है उसी से होता है। तो मैग्नेटाइट से क्या बना? मैग्नेट, चुंबक बना। ठीक है ना। चलो, क्योंकि लोहा इसमें ज्यादा है। अब देखो आगे चलते हैं। कैसे पहचानोगे कौन सा मैग्नेटाइट है, कौन सा हेमेटाइट है? देख के कैसे पहचानोगे? देख के कैसे पहचानोगे? अरे बोलो रे। वेरी गुड, कलर से पहचानोगे, है ना। अगर हमको रेड कलर दिख रहा है, इसका जो रंग है वो कैसा दिखता है? रेड दिख गया, हल्का सा लालसर दिख रहा है, रेडिश दिख रहा है, तो समझ जाएंगे वो क्या है? हेमेटाइट है। और हल्का ब्लैकी ब्लैकी दिख रहा है, काला सोना कह सकते हो। ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि वे कौन से लोहे को काला सोना कहते हैं, है ना, क्योंकि काला सोना पेट्रोलियम के नाम से भी जानते हैं, इसलिए काला सोना नहीं आएगा। किस लोहे को काला सोना कहते हैं? तो सोना मतलब महंगा। ठीक है, तो इनमें से तो ये सबसे ज्यादा पैसा यही देगा। अच्छा, पैसा क्यों देगा? क्योंकि इसमें खर्चा कम बैठ रहा है।
ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बना है तो याद रहेगा। लिमोनाइट को याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें यह है कि भैया अगर मैं ये जो हेमेटाइट है ना, इसमें अगर 10 भाग पानी के मिला दें, मतलब पानी मिला हुआ हिस्सा मिले, तो उसको लिमोनाइट कह देते हैं। मतलब जल युक्त, जल युक्त लोहा। ये प्रकृति में मतलब जहाँ दलदल जगह होती है ना, जमीन वगैरह, पानी भी रहेगा और मिट्टी भी रहेगी, उस हिस्से में यह मिलता है। ज्यादा नहीं होता है इसमें, 40-45% रहता है। भूरा कलर का दिखता है। ठीक है, कैसा दिखता है? भूरे रंग का। हमको दो याद रखना है, नीचे की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या याद रखना है? दो याद रखना है। अब कार्बाइड्स देख लेते हैं और सल्फाइड देख लेते हैं। आयरन कार्बाइड, आयरन सल्फाइड। आपके हिसाब से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ नाम लिख दे रहा हूं। कार्बाइड में और सल्फाइड में नाम रखोगे, इसको बोलते हैं पायराइट, और इसको बोलते हैं साइड्राइड। ठीक है, साइड्राइड। कार्बाइड से साइड्राइड बनता है या सीडेराइट, और सल्फर से पायराइट। लेकिन सबसे ज्यादा आपको ये दो पूछे जाते हैं, दो तो याद होना ही चाहिए, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। इसलिए मैं इधर ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, दो पर काम चल जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो हमको ये आयरन के ओर्स पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, 15 मिनट में ख़त्म कर ही दूँ पूरा, है ना। आगे चलते हैं। अब मैं एक बहुत बेहतरीन टेबल बना दूंगा, उसी टेबल से लगभग लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ख़त्म हो जाएंगे। ये जितनी क्लास पढ़े हैं ना, उसका पूरा निचोड़ समझना। ठीक है, तो भैया हमको चाहिए भट्टी। क्या चाहिए भैया? भट्टी। कि कौन सी भट्टी है? अब उस भट्टी में जब हम गरम करेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, उस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो भट्टियों के नाम देखेंगे हम, और इससे कुछ चीजें मिलेंगी उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम भट्टी के नाम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी भट्टियां हैं, और उस भट्टी में 5-6 चीजें देखना है कि भैया आयरन का प्रतिशत कितना है, ठीक है, कार्बन का प्रतिशत कितना है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, और उपयोग क्या है। क्या क्या बोला मैंने? कि सर इस भट्टी में होला लिख दिया क्या? लोहे की मात्रा कितनी है, कार्बन का प्रतिशत कितना है, ठीक है, इसकी विशेषता मतलब प्रॉपर्टी, या गुण बोल दें, इसके गुण क्या हैं, ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका स्ट्रक्चर और उपयोग।
स्ट्रक्चर मतलब ऐसा दिखने में ऊपर से कैसा दिखता है इस टाइप से, है ना, वो स्ट्रक्चर होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हमने क्या किया। अरे हमने क्या किया, लोहा एस को उठाया, चाहे वो हेमेटाइट मैग्नेटाइट जो भी मिला, उसमें हमने क्या मिला दिया, फ्लक्स मिला दिया। ठीक है, अब फ्लक्स में क्या मिलाएंगे हम, चूना और कोयला मिला दिया। तो चूना, कोयला और ओर, इनका अनुपात रहेगा, वो मैं बताऊंगा अभी, अभी तो मैं टेबल बना दे रहा हूँ। चूना, कोयला और ओर, इनका अनुपात रहेगा। अनुपात हमने मिला दिया। मिलाने के बाद हम इसको गर्म करते हैं। तो जो पहली भट्टी आई, ठीक है, क्या आया, पहली भट्टी आई। तो हमने क्या करा, एक भट्टी में गर्म कर दिया, भट्टी में डाला और लोहा, कोयला और चूना को गर्म करना चालू किया। तो लगभग लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गया और अंदर से फटफट की आवाजें आने लगी। तो हो सकता है किसी कारण से आई हो। काहे की आवाज आने लगी, फटफट की आवाज आने लगी। तो वो तो उस समय अंग्रेजों का जमाना ही था जिनके पास में सब सारी चीजें थी। उनने बोला यार अंदर कुछ ब्लास्ट हो रहा है, कुछ ब्लास्ट हो रहा है, भट्टी के अंदर ब्लास्ट हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, ब्लास्ट फर्नेस नाम ही पड़ गया। तो एक काम करो, खोलो, ब्लास्ट हो जाएगा, खोल दो खोल दो खोल दो, फट जाएगी, दिक्कत होगी ना। तो हमने 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म किया और क्या कर दिया, खोल दिया। क्यों खोल दिया, क्योंकि लग रहा था कि ब्लास्ट हो जाएगा, आवाजें आ रही थी। तो फर्नेस का नाम भी क्या पड़ गया, ब्लास्ट फर्नेस। क्या समझ में आया, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस। अब इस ब्लास्ट फर्नेस को हमने कहां तक गर्म किया, 1200 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म कर पा रहे थे हम। क्यों, क्योंकि आवाज अंदर से आ गई थी, है ना। अब ठीक है भैया, निकल गया गरम, मतलब मामला गरम करना बंद कर दिए थे, उसको निकाले हमने, ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद में हमने देखा लोहा, कुछ दिखा हमको ऐसा पपड़ीदार टाइप का, समझ गए कि लोहा तो मिला है। अब उसको चेक करना था कि भाई मजबूत है क्या नहीं। तो हमने पकड़ा और एक हथौड़ा ऐसा मार के देखा। जैसे हथौड़ा हमने मारा तो लोहा चूर चूर हो गया, हमारे सपने भी चूर चूर हो गए। फिर दिमाग में आया कि यार वो साले आवाज की वजह से हमने ना इसको जल्दी निकाल दिए, मतलब अभी लोहा कच्चा है। क्या है, कच्चा है, ठीक है, कोई काम का नहीं है, सुअर की भांति है। कैसा है, सुअर की भांति है। ये जो आयरन है वो पिग जैसे है। कैसा है, पिग जैसे। मतलब यहाँ पर जो आयरन मिला वो क्या होगा, पिग आयरन होगा। अरे क्या होगा, पिग आयरन होगा, मतलब ऐसा ही बनेगा ना, कच्चा लोहा। क्या है, कच्चा लोहा। लेकिन इसमें लोहे का जो प्रतिशत था वो लगभग लगभग 91 से 92% तक था। ठीक है, 91 से कितना था, 92% के आसपास था। तो कुछ कार्बन भी रहा होगा। कार्बन की मात्रा, क्योंकि कोयले मिलाए थे तो कार्बन तो रहेगा ही। तो कार्बन की मात्रा थी लगभग 4 से 6%। 4 से 6%। फिर से बोलूंगा, ब्लास्ट फर्नेस से कौन सा लोहा मिलता है, कच्चा लोहा, पिग आयरन। कौन सा मिलता है, कच्चा लोहा, पिग आयरन। लोहा तो कच्चा है। कैसा है भैया, कच्चा है। अब मिल तो गया, जब हथौड़ा मारे तो क्या हो गया, अरे बोलो रे, चूर चूर हो गया। भैया जब चूर चूर हो गया मतलब कैसा है, भंगुर है। अरे कैसा है, भंगुर है। होता है गुण,
अभी पढ़ेंगे भंगुरता का गुण, है ना। पदार्थ का वह गुण जिस पर चोट मारने पर वो टूट जाए, चूर चूर हो जाए। भंगुर, जैसे कांच में हल्का सा मारो चूर चूर हो गया, भंगुर हो जाता है। ब्रिटल होते हैं ये। क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। क्या बात पकड़ में आई? ब्रिटल हो गया। गलनांक कितना मिलेगा? तो ये तो भैया पिघल गया होगा, पिघलने के बाद ही तो ये सब आवाजें वगैरह आई होंगी। तो गर्म कहाँ तक किए थे हमने? 1200 पर। 1200 तक गर्म किए थे, उससे मतलब उससे पहले ये क्या हो गया होगा? पिघल गया होगा। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो कितना होगा? तो आपने बोला सर इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर 1000 से 1100 के बीच में ही होगा। 1200 तो जा ही नहीं सकता, 1000 से 1100 के बीच में होगा, है ना। 1060 रेलवे ने पूछा है 3-4 बार क्वेश्चन, 1060 आया, 1060। ठीक है, आप 1000 से 1100 के बीच में जो भी ऑप्शन होगा वो लगा देंगे। सर इसका स्ट्रक्चर दिखने में कैसा दिखा ये? पपड़ीदार, बोला था ना परत के रूप में है। कैसा दिखता है ये? पपड़ीदार, परत के रूप में, परतदार, पपड़ी पपड़ी के रूप में था। ठीक है, उपयोग कहाँ करोगे ऐसे लोहे का? बोलो। अरे उपयोग कहाँ करोगे? बेकार काम में ही कर दो। बेकार काम में ही कर दो। भरण कार्यों में। भरण कार्यों में मतलब जैसे ये आप टाइल्स का बना रहे हैं, वैसे ही देखा होगा आपने, काफी ले उस पे प्रयोगशाला में लोहे का बना हुआ रहता है, प्लेटफॉर्म टाइप का, है ना। तो लोहे का प्लेटफॉर्म टाइप बना है, मतलब उसमें आपने जो लोहा डाले वो कौन सा है? कच्चा वाला है। फिलिंग वर्क में डाल देते हैं। ठीक है, किस में डाल देते हैं? फिलिंग वर्क में डाल देते हैं। और दूसरा, अगला जो लोहा बनाएंगे उसमें इसी का बनाएंगे ना। अब क्यों बार बार और लेंगे हम? आधी अशुद्धियां तो चले गई हैं, तो इसी का हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर अभी ब्लैंक 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 छोड़ रहा हूँ, क्योंकि नाम लिखूंगा तो आप बता दोगे ना कि कौन सा वाला अगला आएगा। ठीक है, फलाना फलाना लोहा बनाने में। तो पहला आयरन पिग आयरन, कच्चा लोहा। फिर क्या करेंगे हम? फिर एक भट्टी लेंगे जिसमें कच्चा लोहा मिलाएंगे थोड़ा सा, फिर फ्लक्स मिलाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, फिर गर्म करना चालू करेंगे। लेकिन अब हम 1200 से क्या करेंगे? ज़्यादा पर गर्म कर देंगे। ठीक है, हमने 1200 पे तो मानने ही वाले नहीं है। 1200 पर तो मानने वाले ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने गर्म कर दिया, 1250, 1300, 1350, 1400 तक गर्म कर दिया। अब 1400 के बाद में फिर हमें डर भी था, पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, फटने का डर तो नहीं था, लेकिन हो सकता है पक गया होगा। ज्यादा पक जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा ना। तो हो सकता है पक गया होगा, तो हमने देखा कि यार पक गया होगा, एक काम करते हैं निकाल देते हैं। तो ये जिस भट्टी में डाले थे ना, उसका आकार था कप जैसे, ऐसा कप जैसे दिखता था। कप ओला, कप ओला। ठीक है, क्या नाम पड़ गया उसका? कपोला फर्नेस। कपोला, कपोला भट्टी। फर्नेस का नाम क्या हो गया? कपोला फर्नेस। अच्छा जी, कपोला फर्नेस से जो लोहा निकला उसमें लगभग लगभग 95 से 96% लोहा था। प्रतिशत बढ़ गया। 2 से 3% जो है वो कार्बन की मात्रा थी। प्रॉपर्टीज में इसके जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल टाइप के थे। क्रिस्टल, अच्छा रुको रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, स्ट्रक्चर नहीं, ये तो गुण है ना। तो फिर हमने निकाला उसको, ठंडा हुआ, और फिर देखेंगे पका या नहीं पका। पकड़ा, मारा हथौड़ा, जैसे हथौड़ा मारा चूर चूर, फिर से सपने चूर।
लेकिन हमने तापमान जब बढ़ाया था तो इसमें एक फायदा था हमारा, इस लोहे में एक गुण आ गया था उतने देर में। वैसे दो गुण आए थे। पहला गुण आया था फ्लोएबिलिटी का, पिघलने के बाद ये आसानी से बह जा रहा था, आसानी से बह जा रहा था। और दूसरा गुण आया था इसमें कि ये भले ही भंगुर था लेकिन कंपन को सहन कर जाता था, झटके को सहन कर लेता था। किसको सहन कर लेता था? झटके को। ये दो गुण आ गए थे इसमें, इसलिए आसानी से बह जा रहा था। तो इसका हमने उपयोग उन जगह किया जहां पर हमें छोटे 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 पार्ट्स की साँचे में ढाल के बनाना है। तो अब साँचे में अगर छोटे छोटे निशान या छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे तो वहां पर कौन सा गुण होना चाहिए? बहने वाला। अगर मैं प्रॉपर वे पे बहेगा नहीं तो उस जगह जा ही नहीं पाएगा, तो एक कान बनना ही बंद हो गया, यहां तक आया और सूख गया। तो प्रॉपर वे में बनाना है तो क्या कौन सा गुण होना चाहिए? बहने का। तभी तो साँचे में आप डालोगे तो वो बह जाएगा ना। और बहने का गुण नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा, बाहर चले जाओ, नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो क्या बोल रहा था, माइंड डाइवर्ट कर देते हो। क्या चल रहा था? हाँ, बहने वाला गुण है ना। तो बहने वाला गुण चाहिए किसमें? साँचे से बनाने में। इसको क्या बोलते हैं हम? कास्टिंग, ढलाई का काम करना। तो ये लोहा क्या काम करता था? इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया हमने? अच्छा, कास्टिंग नहीं रे, कास्ट आयरन है वो। कास्ट आयरन। ठीक है, ढलवा लोहा। क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें बहने का गुण अच्छा था, फ्लोएबिलिटी अच्छी थी। ठीक है। तो लेकिन गुण कैसा था? अभी भी भंगुरता का गुण था बेटा। और गलनांक कितना मिलेगा? तो जाहिर सी बात है इससे ज्यादा मिलेगा, है ना। 1400 तक गर्म किया तो ये 1200 से 1300 तक तो कम से कम मिलेगा। ठीक है, इसी के बीच में होता है। और स्ट्रक्चर कैसा था? क्रिस्टल टाइप का था। कैसा था? क्रिस्टली था, क्रिस्टल जैसे दिखता था ये, है ना। छोटे 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 क्रिस्टल के फॉर्म में थे। देखा होगा लोहा जो अपना दिखता है छोटे छोटे दाने के रूप में, क्रिस्टल टाइप का था ये, है ना। उपयोग कहाँ किया गया? ढलाई कार्यों में। ठीक है, इसके दो गुण बहुत अच्छे थे। फ्लोएबिलिटी खैर आपके लेवल का नहीं है, बड़े क्वेश्चन है। फ्लोएबिलिटी अच्छी थी और शॉक एब्जॉर्वर अच्छा था। इसलिए तो लेथ मशीन का जो बेड है, आप लेथ मशीन उपयोग करते हैं तो लेथ मशीन का बेड देखा होगा। बेड मतलब नीचे वाला जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मशीन रहती है, हेड स्टोक टेल स्टोक। तो उस बेड को हम कास्ट आयरन का बनाते हैं, क्योंकि जब मशीन चलेगी और कंपन आएगी तो उस कंपन को वो आसानी से सहन कर सके। ठीक है, इसलिए किसका बनाते हैं? कास्ट आयरन का। ठीक, शॉक एब्जॉर्वर होता है वो, शॉक को सहन कर लेता है, वाइब्रेशन को सहन कर लेता है। ठीक है, क्या बात समझ में आई? क्या अभी भी हमको शुद्ध धातु मिल गई? नहीं, अभी भी हमको शुद्ध धातु नहीं मिली भैया। हम तो भाई 96% पे ही गए हैं। तो हमको और शुद्ध धातु चाहिए था, तो हम इसको क्या करेंगे? और गर्म करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या जा रही है कि बार बार लोहा डालते जा रहे हैं, लोहा डालते जा रहे हैं तो कार्बन आते जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? एक खुली भट्टी लेंगे। क्या लेंगे? खुली भट्टी लेंगे। जिसको पुडलिंग फर्नेस कहते हैं। पुडलिंग भट्टी। ठीक है, पुडलिंग फर्नेस। पुडलिंग फर्नेस में जैसे एक ट्रैक जैसे रहेगा। यहाँ पर हो गया मान लो आपका लोहा, आइट साइड में रख दी कार्बन, तो मिलेगा नहीं लेकिन गर्म कर देगा।
मिलेगा नहीं लेकिन गर्म कर देगा। तो ऐसे ही हमने इसको गर्म किया, और गर्म करने के बाद जब हमको लोहा मिला, तो लोहा था 99.99% तक। वैसे तो इतना मिलता नहीं है, लेकिन माना गया है इसको, चाहे तो 85 कर सकते हो, कितना परसेंट तक। हाँ, बट आपके हिसाब से 100 मान लेना। आईटीआई के हिसाब से कितना मान लोगे? 100% मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 99.85 से चाहे तो लिख सकते हो 99.99 तक। ठीक है, 100% तक मान सकते हो। अरे भैया, यही जो लोहा है ना, इसको जब हमने इधर पर देखोगे कार्बन, तो 0.01 से लेके 0.15 तक मिल जाएगा, है ना। ये जो बचा हुआ है वो आ गया यहाँ पर कार्बन, मतलब लगभग शुद्ध है। लगभग क्या है भैया, ये लोहा शुद्ध है। कैसा है ये? शुद्ध लोहा है। क्या है ये? शुद्ध लोहा है, प्योर आयरन है, शुद्ध लोहा है। इसी को बोलते हैं रॉट आयरन। रॉट आयरन, शुद्ध लोहा, प्योर आयरन। ठीक है, यही है। जब इसको हमने पटका, मतलब रखा, ठंडा होने के बाद हथौड़े से मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, टूट ही नहीं रहा है। फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, टूट ही नहीं रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, मतलब डक्टिलिटी, तन्यता का गुण है इसमें। ठीक है, कैसा गुण है? तन्यता का। और ऊपर निकाले तो रेसेदार, रेसे रेसे निकल रहे हैं, टूट नहीं रहा है। जैसे गुड़ आपके पिघलने के बाद ऐसे उठाते तो रेसे रेसे निकलते हैं ना, या प्लास्टिक को खींचते तो रेसे रेसे निकलते हैं, टूटता नहीं, वो लंबा खींचा जाता है। प्लास्टिक पिघालने के बाद खींचते होगे, बचपन में ऐसे गेम खेले होगे आपने, है ना। तो रेसेदार रहता है, डक्टिलिटी का गुण है, चलते जाएगा लंबा 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 लंबा, टूटेगा नहीं। अब वो ज्यादा ही लंबा कर दोगे तो फिर टूट भी सकता है। तो भैया इसका जो गलनांक आया था वो था 1539, 1439, 1539, 1539 डिग्री सेल्सियस, 1539 डिग्री सेल्सियस। और ये हमको याद रखना है। उपयोग, लंबा 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 चला तो उपयोग, उपयोग कहाँ कर सकते हो? वायर बनाने में, पाइप बनाने में, सीट चादर वगैरह बनाने में। ठीक है, इनमें बना सकते। बट याद रखना, ये इतना शुद्ध है, ये सब बना तो लोगे लेकिन इतना शुद्ध है, इतना लचकदार है कि प्रैक्टिकली इसका उपयोग नहीं कर पाओगे आप। तार बनाओगे ऐसा खड़ा रखोगे, होगा नहीं। रॉड पाइप बनाओगे बंद हो जाएगा, लेकिन मुड़ जाएगा बार बार, लूज पाइप जैसे। रॉड बनाओगे अपने आप ही मुड़ जाएगा, इतनी नरम, टूटेगी नहीं लेकिन नरम रहेगी। अब नरम रहेगी तो उसका उपयोग ही नहीं कर पाओगे ढंग से। तो थोड़ा क्या बनाना पड़ेगा? कड़क। तो ये क्या है? शुद्ध रूप है। ये क्या है? शुद्ध रूप। अब थोड़ा कड़क मतलब कठोर बोलते हैं उसको, थोड़ा कठोर बनाना है तो क्या मिलाना पड़ेगा? फिर से कार्बन। फिर से क्या मिलाना पड़ेगा? कार्बन। तो इस शुद्ध लोहे में थोड़ा सा कार्बन मिलाना है। थोड़ा सा कहां तक भैया? 2% तक मिला दोगे तो ये तो फिर से क्या बन गया? ढलवा लोहा। तो हमको 2% से कम ही रखना है। बात पकड़ में आ रही है? 2% से कम ही, वो तो 1.5 से कम रखेंगे हम वैसे भी। क्या रखेंगे? 2% से कम ही रखना है, क्योंकि 2% से ज्यादा रखोगे तो कास्ट आयरन बन जाएगा जो ऑलरेडी है आपके पास। तो हमको थोड़ा उपयोगिता के आधार पर बनाना है। लेकिन जब शुद्ध लोहे में
कार्बन मिलाते हो तो इसको लोहा नहीं कहते, इसको इस्पात कहते हैं, इसी को स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं। वो सीखेंगे आगे जाके बनाना। क्या बात समझ में आ गई? कौन सी भट्टी से कौन सा लोहा निकला, क्या गुण, क्या गलनांक, ये सारी चीजें याद रखना है। एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। अरे, पकड़ में आ गया? ठीक है, तो होमवर्क, लोह के लिए कुछ जानकारी। पहला, इसका प्रतीक क्या होता है? ठीक है, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इसके और, ये सब आप घर से याद करके आएंगे। ठीक, ये सब आप घर से याद करके आएंगे, इसमें सब कुछ आ गया। अब लोहे में जब भी लोहा वर्ड देगा, जब भी आयरन वर्ड देगा, तो हम यहाँ पर कौन से लोहे की चर्चा करेंगे? शुद्ध वाले की। अगर कुछ नाम नहीं दिया है तो शुद्ध, नाम दिया है तो कोई बात ही नहीं। क्या बात पकड़ में आ रही है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। सबसे नरम वाला लोहा कौन सा होगा? सबसे नरम लोहा यही है। नरम है तभी तो लचकदार था। अरे कैसा था? लचकदार, लचकदार, नरम है ना सबसे ज्यादा। ठीक है, और सबसे ज्यादा कठोर तो वो वाला है। ठीक है, लेकिन उसका उपयोग ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अब शुद्ध लोहे में जैसे जैसे कार्बन मिलाते जाओगे तो वो क्या बनेगा? स्टील। लेकिन कहाँ तक? 1.5% तक या 2% तक बस। उसके बाद कास्ट आयरन, उसके बाद कास्ट आयरन। समझ में आ रहा है ना? तो यही चीज हमको देखना है अगली क्लास में। अगली क्लास जो रहेगी वो किसकी रहेगी? स्टील की। अगली क्लास किसकी रहेगी? स्टील की। यहाँ पर अगली क्लास में ये सब खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में मैं हीट